सो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। भारत में स्थानीय शासन का विकास। तो भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, अब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस नाउ डिस्कस हाउ लोकल गवर्नमेंट हैज ग्रोन इन इंडिया एंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय शासन में लोकल प्रशासन, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसका कैसे ग्रोथ हुआ है ना, कैसे ये विकास किया है, और इसका हमारे संविधान इसके बारे में क्या विचार रखता है, संविधान में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। इट इज़ बिलीव्ड दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सवाज, है ना, विलेज असेंबली। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी है ना, जो खुद से अपने शासन चलाने की जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, ये भारत में वर्षों से चला आ रहा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, पुराने समय से चल रहा है। और उस समय ग्राम सभा के रूप में, है ना, सभा विलेज असेंबलीज के रूप में ये एग्जिस्ट किया करता था भारत में। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेज बॉडीज टुक द शेप ऑफ पंचायत, एंड थोड़े समय के बाद ये जो ग्राम सभा थी, जो विलेज बॉडीज थी, ये एक पंचायत का रूप ले ली। एन असेंबली ऑफ 5 पीपल, तो 5 लोगों के मिलकर पंचायत बनती थी। 5 लोग बैठकर किसी मुद्दे को सुलझाते थे, तो वो पंचायत कहलाता था। सो एंड दीज पंचायत रिजॉल्व इशूज एट विलेज लेवल, तो ये ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे ये पंचायत ही मुद्दों को सुलझा देते थे। रिजॉल्व इशूज एट विलेज लेवल। देयर रोल एंड फंक्शंस केप्ट ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ऑफकोर्स समय के साथ साथ उनकी पंचायतों की भूमिका और काम बदलते रहे। इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वेयर क्रिएटेड आफ्टर 1882। सो अगर हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो सन 1882 1882 के बाद इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वेयर क्रिएटेड, है ना, चुने हुए लोकल गवर्नमेंट, निर्वाचन किए हुए स्थानीय शासन। सो लॉर्ड रिपन एक आप जानते हैं कि वाइसराय थे। सो हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, 1882 के टाइम पे लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे। टुक इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज, तो उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, काफ़ी इंटरेस्ट लिया इन बॉडीज़ को बनाने में। दे वेयर कॉल्ड लोकल बोर्ड्स, तो इसको लोकल बोर्ड्स कहा जाता था। However, due to slow progress in this regard, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effective. तो इसमें काफ़ी प्रोग्रेस बहुत स्लो था, तो इसलिए जो भारत के उस समय जो मूवमेंट को लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी उस जमाने की, और भारतीय मूवमेंट को, आंदोलन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। सो दे अर्ज द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक ऑल लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव। तो सारे जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय बोर्ड को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ऐसा सरकार से उन्होंने मांग रखी। Following the Government of India Act 1919, विलेज पंचायत वेयर established in नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद विलेज पंचायत स्थापित किए गए बहुत सारे प्रोविंसेस में, बहुत सारे राज्यों में, हम कह सकते हैं उस समय के प्रोविंसेस, प्रांत है, जो प्रांतों में थे, उसमें विलेज पंचायत एस्टेब्लिश किए गए। दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी ये कंटिन्यूड रहा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हु वाज इन्वॉल्व, द लॉर्ड रिपन। ये आ सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन वाज द वाइसराय इन 1882, ही टुक इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग लोकल बॉडीज। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के बाद विलेज पंचायत स्टैब्लिश किए गए प्रोविंसेस में। तो ये दोनों पार्ट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। एनीवे आपके अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए तो ये चीज़ों में समझा ही रहा हूँ, बट इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। और जो लोग जनरल नॉलेज के लिए इस चैप्टर को समझ रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन पर सवाल आ सकते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, महात्मा गांधी हैड स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जो हमारे सबसे टॉप लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने काफ़ी मजबूती से जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। क्या क्या? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, है ना। ही बिलीव्ड
दैट स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत वॉज ए मीन्स ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव विकेंद्रीकरण, है ना, पावर को सेंट्रल में कुछ हाथों में केंद्रित नहीं करना है, बाहर बांटना है, डिसेंट्रलाइज करना है। तो यू बिलीव दैट विलेज पंचायत को अगर हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, अगर हम ग्राम पंचायतों को मजबूत करेंगे, तो ये इफेक्टिव विकेंद्रीकरण होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। तो बेसिकली कोई भी विकास का जो इनिशिएटिव है, अगर सरकार, अगर देश विकास करना चाहता है, तो लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी वो सफल हो पाएगा। ये गांधी जी का विचारधारा। पंचायत देयरफॉर वेयर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो जो पंचायत थे उसको क्या, सहभागी लोकतंत्र, है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी जिसमें पार्टिसिपेशन हो लोगों का ज़्यादा। तो पंचायत क्या था, इंस्ट्रूमेंट्स थे फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, क्योंकि वहाँ शक्तियाँ लोकल लेवल पे आ रही थी, एंड लोगों का पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी बढ़ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जा रहा था। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज कंसर्न अबाउट द इनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल सिटिंग एट दिल्ली। तो जो हमारे नेशनल मूवमेंट में था, उन लीडर्स थे, उनको चिंतित थी, उनको दिख रहा था, और इसलिए वो चिंतित थे कि जो हमारे गवर्नर जनरल है, जो हाँ बाद में जो वाइसराय बनने लगे, तो गवर्नर जनरल जो थे उनके हाथों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उनके डायरेक्टली उनके हाथों में सीमित थी, है ना। जो दिल्ली में बैठ रहे हैं, पूरा देश चल रहा है उनके यहाँ कंट्रोल से। सो देयरफॉर फॉर आवर लीडर्स इंडिपेंडेंस मीन्ट एन एश्योरेंस दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो बेसिकली हमारे जो आज़ादी के नेता थे, उनका ये बेसिकली उनको एक ऐसा उनको समझ आया कि जो स्वतंत्रता का असली मीनिंग यही है कि वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, है ना, जो फैसले निर्णय लिए जाते हैं उनका विकेंद्रीकरण किया हो, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो हमारे कानून को लागू करती है, क्रियान्वयन करती है, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, जो प्रशासनिक ताकतें हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनका भी विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये ही असली आज़ादी का मतलब है। When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the states. It was also mentioned in the directive principle as one of the policy directives to all governments in the country. So basically जब संविधान बनाया जा रहा था, तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था वो राज्यों को दिया गया, है ना, जो राज्यों की सूची है उसमें चली गई, है ना। इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें भी वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स है, एक नीति निर्देशक तत्व में एक नीति है कि दैट गवर्नमेंट्स, सारे गवर्नमेंट जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिश करें। As you have read in chapter 2, being a part of the directive principle of state policy, this provision of the constitution was non-justiciable and primarily advisory in nature. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ाया है दोस्तों, समझाया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिसिएबल नहीं है और वो एडवाइजरी इन नेचर है ना। तो वो बेसिकली आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना, बट वो गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी है, एक गाइडलाइंस है कि ऐसे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमारे जो लोकल गवर्नमेंट का जो बॉडी सेटअप करना था, ये इनिशियली हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में ही सिर्फ था, वहाँ तक ही था। तो ये 100% लागू नहीं हुआ था, बिकॉज वो बाकी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ाया है कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय द कंट्री एज ए होल वॉज नॉट एम्पावर्ड मच टू इम्प्लीमेंट ऑल टू एंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। सो इसलिए इनको राइट्स की बजाय इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया था। Now, it is felt that the subject of local government, including panchayats, did not receive adequate importance in the constitution. तो ऐसा महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो ये विषय है ना, लोकल सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पंचायतों को लेकर इंक्लूडिंग पंचायत, इसको सफिशिएंट इंपॉर्टेंस संविधान में नहीं मिल पाया, है ना। इनको जितना मिलना चाहिए था यथोचित महत्व, उतना संविधान में नहीं मिल पाया। डू यू नो वाई दिस हैपेंड? A few reasons can be advanced here.
तो ऐसा क्यों हुआ? तो फर्स्टली द टर्मोइल ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इतना ज़्यादा देश विभाजन के बाद खलबली जो मच गई पूरे देश में, तो टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन है ना, पूरा लड़ाई झगड़े ये होने लगे, दंगे फसाद होने लगे, फिर भारत पे बेसिकली इंडिया पाकिस्तान एक वॉर हो गया, तो काफ़ी सिचुएशन काफ़ी टर्मोइल भरा हुआ था उस समय। तो उस समय क्या हुआ है कि एक इंक्लिनेशन हो गया, झुकाव हो गया, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी, केंद्र को मजबूत करने के प्रति एक झुकाव हो गया, है ना। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज ए थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। तो जो हमारे उस समय के सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ऐसा लगा कि जो अगर हम लोकलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, मतलब इसको अत्यधिक स्थानीयता दिया जाएगा, तो ये देश के यूनिटी, थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता है, उसके लिए बेसिकली ये एक खतरा हो जाएगा, ऐसा उनको फील हुआ। So, first thing, the turmoil due to the partition resulted in strong inclination towards unitary government. Now, second is there was a powerful voice in the Constituent Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar, which felt that the faction and the caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at rural level. तो जो हमारे संविधान सभा के जो एक और बहुत ही पावरफुल लीडर थे, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको ऐसा महसूस हो रहा था, उनकी ऐसी सोच थी, उनका ऐसा फीलिंग था कि दैट जो हमारा जो गांव है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल सोसाइटी है, वो बहुत ही फैक्शन एंड कास्ट रिडन है, वो बहुत बटा हुआ है और जातियों में और विभाजित है। तो चूंकि वो काफ़ी हमारे जाति पाति और आपसी फूट में बटी हुए, तो ये सब क्या होगा, जिस पर्पस के लिए, जिस नोबल पर्पस के लिए, जिस अच्छे उद्देश्य के लिए ये बन रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट का बनाया जा रहा लोकल रूरल लेवल पे, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बहुत पावरफुली पिच किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। However, nobody denied the importance of people's participation in development planning. लेकिन किसी ने इस महत्व से इनकार नहीं किया कि लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हमारे डेवलपमेंट के प्लानिंग करने में, हमारे विकास की योजनाओं में जो लोगों का भागीदारी होना चाहिए। Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayats to be the basis of democracy in India, but they were concerned about factionalism and many other ills present in the village. तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, दे वांटेड विलेज पंचायत टू बी, वो चाहते थे कि जो ग्रामीण पंचायतें हैं, गांव की पंचायतें हैं, वही बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र का जो बेस हो वो वही हो, आधार लोकतंत्र का ग्रामीण पंचायत हो। बट दे वेर कंसर्न अबाउट फैक्शनलिज्म, बट उनको थोड़ा सा डर था, उनको चिंता थी कि गाँव में जो फैक्शनलिज्म है, गुटबाजी है और काफ़ी अदर एल्स प्रेजेंट है, उस समय हमारे गांव में जो काफ़ी बुराइयां मौजूद थे, तो इससे शायद ये चीज़ें अफेक्ट ना हो जाए और ये शायद करना ठीक ना हो।